हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके पास लेकर आई हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पहले कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस देख लीजिए। इसकी पहले की वीडियोस में हमने पूरा डिस्कस किया है गैल्वेनिक सेल, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस लेसन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री +2 केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें दो पार्ट हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल स्टूडेंट्स हमने पहले डिस्कस कर लिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड चैनल का नाम है और मैं मंजू बाला यादव एज ए योर केमिस्ट्री टीचर आपके लिए करवा रही हूँ +2 केमिस्ट्री की सारे बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है केमिस्ट्री के। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा चल रहा था और उसमें हम कर रहे हैं आज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, शुरू करें। चलिए, तो फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने से रिएक्शन कैरी ऑन होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रिसिटी यानी हम एनर्जी देंगे तब रिएक्शन होगी। तो ये जो रिएक्शन है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। एक बात याद रखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनर्जी देते हैं, एनर्जी किसके फॉर्म में देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देते हैं। जब हम एनर्जी देते हैं तो रिएक्शन होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिएक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता ये है, दैट इज केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट, केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, carried out by using इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शन करवाई जाएगी। अब क्वेश्चन है मैडम, कौन सी केमिकल रिएक्शन करवाई जाएगी? तो जैसे कि आपने देखा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों में होती है रिडॉक्स रिएक्शन। एक पार्ट पे ऑक्सीडेशन, दूसरे पे रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी यही होती है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसीलिए आपने उसको क्या दी बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देकर आपने इस रिएक्शन को करवाया। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती, जिनको कैरी ऑन करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी यहाँ पर किसके फॉर्म में दोगे आप? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में दोगे। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल के क्या मेन कंपोनेंट है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक होता है आपके पास कंटेनर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, ओके, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। और इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जो है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। डेफिनेट हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और ये कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो क्या होगा? हमें करंट लगेगा, है ना। हम उसको हाथ लगाएंगे टैंक तो हमें करंट लगेगा। इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जो है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ठीक है, और इसमें एक सॉल्यूशन भरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में। वो सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट। भी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हो, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलाइट पे तो बेस्ड है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है बताइए? वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है आइदर इन द मोल्टन स्टेट और इन द aqueous solution state due to the presence of free ions। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जिनके मोल्टन स्टेट में से या एक्वेस सॉल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। किसकी वजह से? क्योंकि उनमें फ्री आयंस होते हैं। आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करते हैं। जैसे मेटेलिक कंडक्टर में कौन काम करते हैं भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कौन काम करते हैं? फ्री आयंस। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं भाई? इलेक्ट्रोलाइट आयोनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, आयोनिक सॉलिड्स मोल्टन स्टेट में लोगे। इज इट क्लियर? पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, ये सब आयोनिक सॉलिड्स जितने भी हैं वो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। फिर आप ले सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड, ले सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस दे सकते हो। ठीक है, ये सभी सब्सटेंस किसका काम करते हैं? ये सभी सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए देखो, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, ये इलेक्ट्रोलाइट, और हमने ये लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड। ओके, तो आपके पास मेन पार्ट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थोड़ी भूलेंगे हम, बैटरी, जिससे हम क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ओके, और उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में आयोनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होगा और एक प्रोडक्ट जो है वो कैथोड पर बनेगा और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? एनोड पर बनेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड्स में एनोड एक होता है आपके पास एनोड, एनोड पर साइन होता है भाई क्या? प्लस, और एक होता है माइनस। ठीक है, माइनस साइन, ये क्या है? कैथोड। देखिए ये साइन कन्वेंशन जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अलग अलग हैं। वहां पर एनोड माइनस था और कैथोड प्लस था। ध्यान रखना आप इस बात को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड प्लस चार्ज का होता है, कैथोड माइनस का होता है। इसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो फिनोमिना होगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होती है इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? The decomposition of electrolyte by the passage of electricity. Okay, and the product, the 2 different products are evolved at anode and cathode, that is called as electrolysis. Electrolysis मतलब breaking of electrolyte by passage of electricity. ठीक है, लिटरल मीनिंग इसका ये हुआ। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हुआ ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बड़ा सिंपल सा है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम कर रहे हैं क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें क्या यूज कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को करवाएंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से क्या होगा? 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक कैथोड पर इवॉल्व होगा और एक एनोड पर, बस। और ये जो प्रोसेस होगी उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का सिंपल डेफिनेशन ये हुआ, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इलेक्ट्रोलाइट को हमने 2 सब्सटेंस में ब्रेक कर दिया, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस होगा कैसे? वो ये जो हमने पहले की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वही चीज यहां पर भी है। क्या? कि एनोड पर होता है भैया ऑक्सीडेशन, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी यही होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी यही होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है भाई रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। ओके, ये आपका एनोड, ये कैथोड। ठीक है, तो सपोज एग्जांपल के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया एसी, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया एसी। अब जब इस इलेक्ट्रोलाइट को आपने मेल्ट किया या पानी में डिसॉल्व किया तो अपने आयंस में सेपरेट हुआ।
यस और नो? अब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी थी, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी पास की। इलेक्ट्रोलाइट में से मोल्टन सॉल्यूशन में से एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, आयंस में ब्रेक हो गया। अब ये कैटायन जो है, ध्यान रखिएगा, कैटायन जो है वो कहां माइग्रेट करेगा? कैथोड की तरफ। ऐसे याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद कर सकते हो, सी जो है वो सी की तरफ माइग्रेट करेगा, कैटायन जो है वो कैथोड के साइड माइग्रेट करेगा। अपोजिटली चार्ज आयन, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड माइग्रेट करते हैं आयन। भाई कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो माइनस की साइड कौन माइग्रेट करेगा बताइए आप? माइनस की साइड कौन माइग्रेट करेगा? पॉजिटिव चार्ज आयन। तो हमने एग्जांपल लिया एसी इलेक्ट्रोलाइट। एसी इलेक्ट्रोलाइट किसमें सेपरेट हुआ? ए प्लस और सी माइनस। इज इट क्लियर? इसमें ये कैटायन है, ये एनायन है इलेक्ट्रोलाइट में। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो कैटायन कहां भागेगा भाई? कैटायन भागेगा निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के साइड। किस लिए जाएगा? डिस्चार्ज होने के लिए। भाई कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, अब वो चाहता है कि क्या हो जाए? उसका चार्ज डिस्चार्ज हो जाए, उसका चार्ज खत्म हो जाए। अब वो चार्ज खत्म करने के लिए अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड जाएगा, यानी किस साइड जाएगा बेटा? कैथोड की साइड। तो याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि कैटायन जो है वो जाएगा कैथोड की साइड, और एनायन जो है, एनायन एनायन एनोड की साइड जाएगा। अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गए ना भाई। एनायन पे क्या चार्ज होता है भाई? नेगेटिव चार्ज, आपको पता है। तो एनायन किस साइड जाएगा? अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड की साइड। तो ये आपके पास एनायन है। तो एनायन कौन सा है? सी माइनस। तो सी माइनस कहां पर गया भाई? सी माइनस गया आपके पास, बोलिए, सी माइनस कहां गया? एनायन एनोड, एनोड के पास गया। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स आयन में चेंज हुआ, और आयन जो है वो कहां गए? कैथोड और एनोड पे गए। कैटायन गया कैथोड पर, एनायन गया एनोड पर। सी गोज टू सी, ए गोज टू ए, ऐसे याद रख लीजिए। चाहे कैटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा। किस लिए जाएंगे? डिस्चार्ज होने के लिए जाएंगे, क्योंकि कैटायन पे माइनस चार्ज है और एनायन पे क्या है भी? प्लस चार्ज है। वो डिस्चार्ज होना चाहते हैं, अपना चार्ज जो है वो यूज करना चाहते हैं, चाहे वो प्लस चार्ज हो चाहे वो माइनस चार्ज हो। ठीक है? तो एनोड पर होगी ऑक्सीडेशन। देखिए क्या होगी? एनायन जो है सी माइनस, ये इलेक्ट्रॉन देकर सी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन ले लेगा भाई? कैटायन ले लेगा। कैटायन कौन सा है? ए प्लस। ये ए प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए में। यानी कैथोड पर क्या होगी? रिडक्शन। क्या होगी? रिडक्शन। इज इट क्लियर? तो आपने देखा जो एसी इलेक्ट्रोलाइट है इसका हुआ क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। इससे दो प्रोडक्ट बने, कैथोड पर बना आपके पास ए और एनोड पर बना, बोलो, सी। कैथोड पर ए डिपॉजिट हुआ, हो सकता है ये सॉलिड होगा तो डिपॉजिट हो जाएगा, और अगर गैस होगी तो इवॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया ए। इज इट क्लियर? और एनोड पर आपके पास क्या बन गया? सी बन गया। यानी इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन कौन सी हुई? रिएक्शन हुई रिडॉक्स रिएक्शन। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थी, अपने आप नहीं होने वाली थी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हुई। तो एसी इलेक्ट्रोलाइट है वो दो सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, ए में और सी में। इज इट क्लियर? इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस सेल में ये रिएक्शन करवाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी पास करके, किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को दो सब्सटेंस में चेंज किया जाता है, एक कैथोड पर और एक एनोड पर जाता है, उस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आई थिंक बेसिक आइडिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, ले लिया आपने? तो आगे शुरू करते हैं।
तो भैया आप लोगों को पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बहुत ज्यादा जितने अच्छे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और उतनी ही टॉपिक पे आपकी कमांड अच्छी होगी, ठीक है। चलिए तो इसके बाद आते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब किस इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन से प्रोडक्ट बनेंगे और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, ये हम कर रहे हैं पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे कैथोड और एनोड पर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलिसिस से, ये हम डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करने से एनोड और कैथोड पर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। इज इट क्लियर? उसे क्या कहेंगे भाई? उसे कहेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज कंसर्न विद द फैराडेज लॉ, ठीक है। वो अगला टॉपिक है, वो आगे करेंगे हम लोग। पहले हम डिस्कस करें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब किस इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना एक एक चीज को। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इन बातों पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपके पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अगर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड लिया तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे भाई, कॉपर क्लोराइड लिया तो डिफरेंट बनेंगे, पोटेशियम सल्फेट लिया तो डिफरेंट बनेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट लोगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड लोगे तो डिफरेंट बनेंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रहे हो तो बनने वाले प्रोडक्ट भी चेंज होंगे, क्योंकि डिफरेंट आयंस जनरेट होंगे। जब आयंस डिफरेंट होंगे तो डेफिनेट है प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। सेकेंड डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल। इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे ये देखिए कैसे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल भी। इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, एक एक्टिव मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रोड और एक इनर्ट मटेरियल का बना हुआ इलेक्ट्रोड। ओके, तो इलेक्ट्रोड जो है वो दो टाइप का है, एक इनर्ट मटेरियल का बना हुआ इलेक्ट्रोड, ठीक है, इनर्ट मटेरियल इलेक्ट्रोड, और इनर्ट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ये होता है आपके पास प्लेटिनम का। भी इनर्ट मटेरियल का क्यों कहा? वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में अपना इंटरफियरेंस ना दे, खुद इंटरफियर ना करे। इज इट क्लियर? उसे कहेंगे इनर्ट मटेरियल। तो प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट ये इनर्ट मटेरियल है। इज इट क्लियर? ये अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, यानी खुद पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना में। इज इट क्लियर? जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट से बनेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट में ग्रेफाइट जो है वो इनर्ट मटेरियल का काम करता है, ठीक है। एक आ जाएगा आपके पास मोल्टन एल्यूमिना, कार्बन का इलेक्ट्रोड हमने ले लिया, वहां पर कार्बन का इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करेगा। अदरवाइज ग्रेफाइट हमेशा इनर्ट मटेरियल का ही काम करता है। प्लेटिनम, जहां पर इनर्ट मटेरियल की बात होती है प्लेटिनम ही लिया जाता है। इज इट क्लियर? ग्रेफाइट भी ले लेते हैं कई जगह, बट मोस्टली प्लेटिनम लेते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये कहा नहीं है इलेक्ट्रोलिसिस में कि इलेक्ट्रोड मटेरियल किसका है, तो समझ लेना वो इलेक्ट्रोड मटेरियल किसका है? प्लेटिनम का ही है। जब तक वो क्वेश्चन में मेंशन ना कर दे
कि इलेक्ट्रोड मटेरियल जो है वो एक्टिव मेटल का बना हुआ है, मेटल का नाम देगा, तब तक हमें इलेक्ट्रोड को इनर्ट मटेरियल का ही मानना है। इज इट क्लियर? एक्टिव मटेरियल का नहीं मानना। तो इनर्ट मटेरियल इलेक्ट्रोड यानी किसका बना हुआ है? प्लेटिनम या ग्रेफाइट का है। दूसरा आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ एक्टिव मेटल, मेड अप ऑफ एक्टिव मेटल, ऐसी मेटल जो पार्टिसिपेट करेगी इलेक्ट्रोलिसिस में। कॉपर है, जिंक है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, इनका अगर इलेक्ट्रोड बना होगा तो हम कहेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड है। अगर इलेक्ट्रोड का मटेरियल वो देता है तो आप कंसीडर कीजिए कि इलेक्ट्रोड इसका बना हुआ। अगर नहीं देता है क्वेश्चन में तो किसका मानना है? प्लेटिनम का मानना है। दे दिया प्लेटिनम का तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इलेक्ट्रोड के मटेरियल की बात नहीं की तो समझ लेना किसका बना हुआ है? प्लेटिनम का बना हुआ है। इज इट क्लियर? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड ये आगे आएगा, हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले। पहले सिर्फ मैं आपको फैक्टर्स बता दूं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो जिसके ऊपर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करता है। तो पहला आपके पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा आपके पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, और तीसरा आपके पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट कैसा है भी? डाइल्यूट है भी, कॉन्सेंट्रेशन तो दो ही होगा, डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इस पे भी डिपेंड करेगा। और फोर्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में है या फिर एक्वेस सॉल्यूशन फॉर्म में है? मोल्टन स्टेट में लिया है आपने या फिर इलेक्ट्रोलाइट को एक्वेस सॉल्यूशन फॉर्म में लिया है? ये बात भी अफेक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट के प्रोडक्ट क्या बनेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ये चारों फैक्टर्स मिलकर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बड़े सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, रब करें। अगर एक से ज्यादा, देखिए प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वेस सॉल्यूशन दिया होगा। उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से क्लू बताऊंगी, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। कि अगर आपको मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में एक कैटायन और एक एनायन है। कैटायन कहां जाएगा डिस्चार्ज होने? कैथोड के साइड। एनायन कहां जाएगा? एनोड के साइड। तो प्रोडक्ट तो वही बनने हैं ना, कैटायन और एनायन के। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक से ज्यादा आयन होते हैं। इज इट क्लियर? क्या होते हैं? एक से ज्यादा आयन होते हैं। मतलब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वेस सॉल्यूशन लेते हो। इज इट क्लियर? तो पहले तो हम लोग मोल्टन सॉल्यूशन ले लें, उसके बाद एक्वेस करेंगे। जब एक्वेस करेंगे तब उसकी बात करेंगे कि एक से ज्यादा आयन आएंगे तब क्या करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। भैया अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नहीं दिया होता तो भी हम क्या मानते? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ही मानते, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोड की बात ना करें तो समझ लेना इनर्ट मटेरियल का इलेक्ट्रोड है। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड देखिए कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है आपके पास। ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है भैया, ये एनोड है और ये है कैथोड। एनोड आपके पास प्लस चार्ज, कैथोड आपके पास माइनस चार्ज, ये है बैटरी। इज इट क्लियर? ये प्लस ये माइनस, इस पे होना है ऑक्सीडेशन, इस पे होना है रिडक्शन। ठीक है, ये हमने ले लिया मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस की बात आएगी बेटा तो हम लोग पहले एनोड की रिएक्शन देखेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है,
बट आसान हो जाती है चीजें। पहले हम किसका प्रोडक्ट लिखेंगे, एनोड का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से बताइए इलेक्ट्रिसिटी पास किया, मोल्टन सोडियम क्लोराइड है तो वो सोडियम हीट करने से क्या हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा। एक्वेस सॉल्यूशन है मतलब पानी में डिसोल्व करते हो तो आपको पता हाइड्रेशन होती है प्रोसेस, तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। इज इट क्लियर? तो अपने आयंस में ब्रेक हो गए। अब आयंस में ब्रेक हो गए तो फिर आपने पास कर रखी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रखा है आपने। इज इट क्लियर? तो अब क्या होगा भैया, इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया तो कैटायन जो है वो कहां जाएगा, कैथोड के साइड। पहले हम एनोड की लिखेंगे, ठीक है, पहले प्रोसेस एनोड की लिखते हैं। एनोड के साइड कौन जाएगा, एनायन जाएगा। ये एनोड रहा, एनायन गया। एनायन कौन, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन को डिस्चार्ज होना है, डिस्चार्ज होना है। इज इट क्लियर? मतलब अपने चार्ज को रिलीज करना है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन एटम में। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन लेने या देने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट बनता है, वो जो रिएक्शन होती है उसे कहते हैं प्राइमरी चेंज। कई बार क्या होता है कि प्राइमरी चेंज की वजह से बना हुआ प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता। कई बार होता है प्राइमरी चेंज की वजह से बना हुआ प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता, तो फिर क्योंकि क्लोरीन एटम आपको पता है स्टेबल नहीं है, तो फिर ये क्लोरीन एटम जो है वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन होकर क्या करेगा, क्लोरीन गैस बनाएगा। तो ये जो है रिएक्शन हुई, इसे हम कहेंगे, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट जो है स्टेबल नहीं था इसलिए सेकेंडरी चेंज हुई। इज इट क्लियर? और स्टेबल प्रोडक्ट बन गया क्लोरीन गैस। मतलब एनोड पर क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। नेट रिएक्शन के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नेट रिएक्शन ऐसी हो जाएगी 2 क्लोराइड आयन, ओके, क्लोरीन गैस। आपको समझ में आ गया प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंज। बस फिर हम एक साथ भी लिख सकते हैं कि क्या होगा भाई, एनोड पर ये रिएक्शन होगी, एनोड पर 2 क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यानी ये नेट रिएक्शन है। यहाँ पर एनोड पर गए, क्या गए, क्लोराइड आयन गए, और किस में कन्वर्ट हो गए, क्लोरीन गैस में। तो आप देखोगे, आपको पता है क्लोरीन गैस का कलर कैसा होता है, बताइए, ग्रीनिश कलर होता है ना। तो एक ग्रीनिश येलोइश ग्रीन कलर की गैस यहां से आपको निकलते हुए दिखाई देगी। ओके, तो ये गैस कौन सी है भाई, क्लोरीन गैस है। ठीक है, अब आ जाइए आप कैथोड पर। ठीक है, तो कैथोड के साइड कौन गए थे, कैटायन गया था। कौन सा कैटायन गया था, सोडियम आयन। इस सॉल्यूशन में जो आयन है वही तो जाएंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में मोल्टन सोडियम क्लोराइड में 2 ही आयन है, Na प्लस 2 ही आयन, मतलब 2 ही टाइप, एक कैटायन टाइप है, एक कैटायन का है और दूसरा क्या है, एनायन। Na प्लस क्या है, कैटायंस है, और Cl माइनस क्या है, एनायंस है। तो Na प्लस कहाँ जाएंगे भाई, कैथोड के साइड। Cl माइनस कहाँ जाएंगे, एनोड के साइड। तो Na प्लस जो है वो कैथोड के साइड गया। अब इसको डिस्चार्ज होना है, इसको भी डिस्चार्ज होना है, अपना चार्ज यूज करना है। तो अपना चार्ज यूज करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इज इट क्लियर? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम मेटल में। लेकिन आप देखिए एनोड के नेट रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। बट कैथोड में ये प्राइमरी चेंज है, लेकिन प्राइमरी चेंज से बना हुआ प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल है। तो हमें सेकेंडरी चेंज में जाने की जरूरत क्या है। इज इट क्लियर? सोडियम मेटल स्टेबल है। तो आप देखोगे कि एनोड पर ये आपके पास ये मेटल सॉलिड है, सोडियम मेटल सॉलिड है तो डिपॉजिट हो जाएगा। सोडियम मेटल जो है यहाँ डिपॉजिट हो गई। इज इट क्लियर? सिल्वर ग्रे कलर की जो मेटल है सोडियम मेटल वो डिपॉजिट हो गई। ये प्राइमरी चेंज की वजह से बना हुआ प्रोडक्ट स्टेबल है, तो यू वोंट हैव टू गो टू सेकेंडरी चेंज। ठीक है, आप देखिए इसने लेकिन बैलेंस करनी है ना रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस लिखते हैं ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं ऑक्सीडेशन में उतने यूज होते हैं, या ऑक्सीडेशन में जितने यूज होते हैं रिडक्शन में उतने क्या होते हैं, गेन होते हैं। तो एनोड पर आपने बैलेंस करने के लिए लिखा कि 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो कैथोड पर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बैलेंस करने के लिए। इज इट क्लियर? ये प्राइमरी चेंज से बना हुआ प्रोडक्ट है, सेकेंडरी चेंज में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप इन दोनों रिएक्शन को क्या करोगे भाई, दोनों रिएक्शन को कंबाइन करोगे तो आपके पास नेट रिएक्शन क्या आएगी, नेट रिएक्शन ये आएगी 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो सोडियम मेटल बनता है कहां पर, कैथोड पर, और क्लोरीन गैस निकलती है कहां पर, एनोड पर। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया मोल्टन सोडियम क्लोराइड का, सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, यहाँ जब मोल्टन की बात आएगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा। क्यों नहीं होती, क्योंकि
हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के ही कैटायन एनायन होते हैं और किसी दूसरे सब्सटेंस के नहीं होते। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया, रब कर दे इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए तो अगला हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। भाई अब यहां पर मैंने मटेरियल के इलेक्ट्रोड की तो बात की नहीं। जब इलेक्ट्रोड की मटेरियल की बात नहीं की, मतलब किसका बना हुआ है वो, इनर्ट मटेरियल यानी प्लेटिनम का बना हुआ है। ठीक है, तो ड्रॉ कर दे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वैसा ही है, बार बार ड्रॉ करने की जरूरत है, क्या समझ रहे हो आप। मैग्नीशियम ब्रोमाइड मेल्ट करके लेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में लेंगे और फिर क्या करेंगे, एक एनोड लगा देंगे, कैथोड, बैटरी, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। ठीक है, हर किसी में वैसा ही डायग्राम है। तो प्रोसेस हम लिखते हैं, मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब आप मेल्ट करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आयंस के बीच के टूट जाएंगे, मैग्नीशियम आयन एंड ब्रोमाइड आयन। अब आपने पास की इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्या करवाया वे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया। ओके, अब इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो क्या होगा, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे, एनोड की रिएक्शन करेंगे। ब्रोमाइड आयन कहां पर गए भाई, एनोड पर, गेट कन्वर्ट इनटू द ब्रोमीन एटम, बिकॉज ब्रोमीन एटम इज द प्राइमरी चेंज प्रोडक्ट, इट इज नॉट स्टेबल, इट इज नॉट ऑलवेज दैट द प्राइमरी चेंज ऑफ द एनोड इज नॉट स्टेबल। कई बार प्राइमरी चेंज से जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ब्रोमीन गैस की ब्राउन कलर की वेपर्स निकलती है, लाइट ब्राउन कलर की वेपर्स निकलती हैं जब आप मैग्नीशियम ब्रोमाइड का क्या करवाते हो, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो, तो एनोड से लाइट ब्राउन कलर की गैस निकलती है। जैसे जैसे मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से क्या निकलती है, एनोड पर ग्रीनिश येलो गैस निकलती है क्लोरीन, वैसे यहाँ लाइट ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, वो ब्रोमीन होगी। ओके, फिर हम आ जाते हैं किस पर, कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है बेटा, हम करवाते हैं रिडक्शन। किसका रिडक्शन करवाना है हमें बताइए, कौन है, कैथोड पर कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। कैटायन कौन है भी, मैग्नीशियम आयन है, तो मैग्नीशियम आयन गया, इलेक्ट्रॉन लिए और मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया आपकी रिडक्शन। दोनों ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आप जब प्लस करोगे तो क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, बैलेंस ही है। तो अगर आपसे पूछे कि नेट रिएक्शन क्या होगी, भाई नेट रिएक्शन होगी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जब हमने करवाया इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, यानी इस इलेक्ट्रोलाइट से 2 सब्सटेंस बने, एक एनोड पर एक कैथोड पर। ये ब्रोमीन गैस है, ये बनी एनोड पर, ये मैग्नीशियम मेटल है, ये बना कैथोड पर। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का अगर इलेक्ट्रोलिसिस बोल दे तो बहुत आसान होता है, कैटायन से कैथोड का प्रोडक्ट दिखा दो, एनायन से एनोड का प्रोडक्ट दिखा दो। इज इट क्लियर, ये है डिपेंड पहला फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो रहा है तो बनने वाले प्रोडक्ट भी चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है, दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल हम बाद में करेंगे, पहले एक एक फैक्टर हम समझ रहे हैं। अब है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या होता है अभी, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करें बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आपको कहा मैंने 2 टाइप के सॉल्यूशन ले सकते हो आप, एक मोल्टन और एक एक्वेस। तो मोल्टन सॉल्यूशन तो आपने देख लिया, मोल्टन सॉल्यूशन तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लेके। अब हम लेंगे एक्वेस सॉल्यूशन। देखिए बेटा एक्वेस सॉल्यूशन में क्या कहानी होने वाली है, ठीक से देखिएगा। एक्वेस सॉल्यूशन, तो एक्वेस सॉल्यूशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट के साथ पानी भी आ गया, पानी के कैटायन H+ और OH- आयन भी है, यानी कैथोड के
साइड देखिए क्या होगा यहाँ पर, कैथोड के साइड सपोज मेरे पास AC इलेक्ट्रोलाइट है, AC का एक्वस सॉल्यूशन, ये जनरल चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये प्रोडक्ट लिख लोगे आप। AC का आपके पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का। तो बेटा जब AC को पानी में आपने डिसॉल्व किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो A प्लस C माइनस है, साथ में पानी भी है, H प्लस OH माइनस। इज इट क्लियर? तो कैथोड के साइड क्या होगा, कैथोड के साइड अब दो कैटायन माइग्रेट करेंगे। कैथोड के साइड कौन माइग्रेट करते हैं बेटा, कौन करते हैं, कैटायन। तो दो कैटायन है तो दोनों रेस लगाएंगे। अब कैटायन ठीक से सुनना, कैटायन का होता है रिडक्शन, एनायन का होता है ऑक्सीडेशन। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को, मेटल्स को, नॉन मेटल्स को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वो जरूर देखना वीडियो आपको, तब ये चीज आपके समझ में आएगी कि जब दो कैटायन जाएंगे तो यहां पर कैथोड पर होने वाला है रिडक्शन। ठीक से सुनना, कैथोड पर रिडक्शन किसका होगा, जिस कैटायन की रिडक्शन करने की एबिलिटी ज्यादा होगी या जिसका डिस्चार्ज आसानी से होता होगा। दोनों एक ही बात है। कैटायन, किस कैटायन की रिडक्शन करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, ये हम मेजर करते हैं उसकी SRP वैल्यू से। व्हाट इज SRP? SRP का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इज इट क्लियर? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर 2, 3, 4 कैटायन है तो जिस कैटायन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एबिलिटी जो है रिडक्शन करने की ज्यादा होगी, यानी वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा कैथोड पर। इज इट क्लियर? तो कहने का मीनिंग ये हुआ बेटा, कैथोड पर होने वाली है रिडक्शन और रिडक्शन होने वाला है कैटायन का। तो कैटायन में किस कैटायन का रिडक्शन होगा, पहले वो हम डिसाइड करेंगे SRP वैल्यू से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिस कैटायन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। ध्यान सुनना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है, वैल्यू हाई, ओके, उस आयन की क्या होगी, मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा होगी, यानी इजी टू डिस्चार्ज, वो कैटायन जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा मतलब उसके लिए कम पोटेंशियल की जरूरत है डिस्चार्ज होने के लिए, आसानी से हो जाएगा, इजी टू डिस्चार्ज। इसका मतलब लो डिस्चार्ज पोटेंशियल, इस बात को समझना, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, दोनों टर्म्स में समझो आप। जिस आयन की डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी ज्यादा होती है हम कहते हैं उसका लो डिस्चार्ज पोटेंशियल, और जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है वो जल्दी से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, चाहे वो कैटायन पर हो, कैथोड पर हो, चाहे वो एनोड पर हो। ठीक है, तो कैथोड पर डिस्चार्ज होने की जो कैपेसिटी है, यानी जो लो डिस्चार्ज कहूंगी मैं, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, वो किसके टर्म्स में मापा जाता है, SRP के टर्म्स में। जिस कैटायन की SRP की वैल्यू ज्यादा है उसका डिस्चार्ज होने की एबिलिटी ज्यादा है, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, मतलब उसको कम डिस्चार्ज पोटेंशियल चाहिए डिस्चार्ज होने के लिए, इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ठीक से सुनना, अब हम कहेंगे कि कैटायन पर, सॉरी कैथोड पर अगर ऐसे मेटल आयन गए जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, H प्लस से ज्यादा है, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस से ज्यादा है, तो फिर वो कैटायन डिस्चार्ज होंगे कैथोड पर, लेकिन H प्लस नहीं होगा। इज इट क्लियर? देखो कॉपर आयन, ठीक से देखना, कॉपर आयन, सिल्वर आयन, ये ऐसे आयन है which has high standard reduction potential than H plus आयन।
हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल देन H प्लस आयन, कॉपर आयन Ag प्लस आयन। यानी अगर आप कॉपर आयन का एक्वियस सॉल्यूशन लोगे, Ag प्लस आयन का एक्वियस सॉल्यूशन लोगे, तो कैथोड पर क्योंकि इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इनका लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, यानी यही जाके डिस्चार्ज होंगे, H प्लस का नंबर नहीं आने देंगे। अगर मैंने कहा कंपटीशन हो रहा है कॉपर 2 प्लस, ध्यान से सुनो, और H प्लस, तो हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर 2 प्लस जो है वो नीचे आता है H प्लस से, इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कॉपर 2 प्लस की रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो कॉपर 2 प्लस डिस्चार्ज होगा, H प्लस का नंबर, पानी के H प्लस का नंबर नहीं आएगा। अगर आपने Ag प्लस ले लिया, Ag प्लस का सॉल्यूशन ले लिया, तो Ag प्लस और H प्लस में, पानी के H प्लस में आपने कंपैरिजन किया, तो Ag प्लस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 वोल्ट, याद होगा आपको, कॉपर 2 प्लस का 0.234 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल, Ag प्लस का 0.80 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? Ag प्लस का, यानी कौन जाके रिडक्शन करेगा कैथोड पर? कैथोड पर रिडक्शन करेगा Ag प्लस, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, एसआरपी की जिस कैटायन की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड पे ज्यादा रिडक्शन करेगा, H प्लस, पानी के H प्लस का नंबर नहीं आएगा। इज इट क्लियर? यानी अगर हम एक्वियस सॉल्यूशन कॉपर आयन का लेते हैं, Ag प्लस आयन का लेते हैं, तो एट द कैथोड यू विल गेट द मेटल कॉपर सिल्वर एक्सेट्रा, बट इफ वी आर टेकिंग द सोडियम आयन, देखिएगा ये आयन लिथियम आयन लेते हैं हम लोग, सोडियम पोटेशियम आयन, लिथियम आयन, पोटेशियम आयन, बेरियम आयन, कैल्शियम आयन, इज इट क्लियर? सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये याद रखिएगा आप लोग, एल्यूमिनियम आयन, ये जो मैं आपको सीक्वेंस बताई है, ये आपको बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और उसके बाद में इन मेटल्स के बाद में कहीं नंबर आएगा H प्लस। इन सब का कितने ही मेटल्स आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के अलावा नहीं आई है, इसलिए इन्हीं मेटल्स को मैंने ले लिया, ऊपर और भी हैं आपके पास, लेकिन H प्लस से पहले यही मेटल्स के क्वेश्चन आए हुए एक्वियस सॉल्यूशन के, इसलिए मैंने इन्हीं को समराइज कर दिया है कि H प्लस आयन से कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनका, आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, यानी अगर लिथियम आयन और H प्लस आयन में क्या होगी, रेस होगी, तो डिस्चार्ज किसका होगा? H प्लस का होगा, लिथियम आयन का नहीं होगा। इसका मतलब अगर इनमें से किसी भी मेटल आयन का आप एक्वियस सॉल्यूशन ले लोगे, तो ये आयन जब पानी के H प्लस आयन के साथ रेस लगाएंगे तो रेस में हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? क्योंकि इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जैसे कि मैंने आपको कह दिया, कैथोड पर जो कैटायन डिस्चार्ज होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हम मापते हैं किसके? एसआरपी के टर्म्स में। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिस कैटायन का ज्यादा, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। इज इट क्लियर? बोलो, एसआरपी की वैल्यू जितनी ज्यादा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना कम, यानी वो उतनी इजीली डिस्चार्ज होगा। तो इन सब में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? H प्लस का। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है? सॉरी ज्यादा है, H प्लस का। इन सब का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है और इसका क्या है? जीरो है। इज इट क्लियर? तो जीरो की वैल्यू, जीरो ज्यादा है ना निगेटिव से, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन होगा H प्लस आयन का। किसका होगा? H प्लस आयन का। इन आयन का नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब अगर हम लिथियम आयन, पोटेशियम आयन, बेरियम आयन, कैल्शियम आयन, इनके एक्वियस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो कैथोड पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कौन सी गैस इवॉल्व नहीं होगी? बताइए, कौन सी गैस इवॉल्व नहीं होगी? कौन सी? ये सॉरी, आई एम सॉरी, नॉट गैस, कौन सी मेटल डिपॉजिट नहीं होगी? मेटल्स डिपॉजिट नहीं होंगी। क्या गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ओके, चलिए अब हम आते हैं एनोड पे। तो एनोड पे हम क्या देखते हैं? देखो भाई, एनोड पे भी कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन होगी। और जब बात आ रही है एक्वियस सॉल्यूशन की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझिएगा।
जब बात आ रही है एक्वियस सॉल्यूशन की, तो सॉरी, एक्वियस सॉल्यूशन में AC इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया, A+C- हमने पानी भी ले लिया, तो पानी H+OH-। तो भाई एक्वियस सॉल्यूशन में एनोड पर 2 आयन गए, C- एंड OH-। अब डिस्चार्ज कौन सा होगा? मैंने कहा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा। अब लो किसका होगा? कैथोड में यानी कैटायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल तो हम किसके टर्म्स में मापते थे? SRP। भी जिसकी SRP की वैल्यू ज्यादा, उसका डिस्चार्ज इजी, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो, वो आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन एनोड पर जो डिस्चार्ज होगा, एनोड क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हम मेजर करेंगे SOP के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? SOP। देखिए ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, ये क्या कहता है कि जिस एनायन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका हाई है, दैट हैज मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, ओके, मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी क्या है भाई? ज्यादा है। इज इट क्लियर? और जिसकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब उसका क्या ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, यानी एनोड पे उसका डिस्चार्ज इजी है, उसको कम पोटेंशियल चाहिए डिस्चार्ज होने के लिए, इजी है इसका मतलब आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा, ज्यादा पोटेंशियल देने की जरूरत नहीं है। तो एनोड पर जो ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको हम मेजर करेंगे SOP के टर्म्स में, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर से समझना, जिस एनायन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, उसका ऑक्सीडेशन आसान। जिस कैटायन का डिस्चार्ज रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसका रिडक्शन आसान। यानी जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो एनायन जाके पहले डिस्चार्ज होगा। इज इट क्लियर? अब जब OH- आयन और कोई एनायन, अब एनायन देखिए कौन कौन से लेते हैं हम लोग, I- है, Br- है, ठीक है, OH- पानी का OH- आयन। तो जब हम इन आयंस को I- Br- आयन, इनको Cl- आयन, इनको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? पानी के OH- आयन के साथ। तो देखिए हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं बेटा, यहां हमने लिखा I- Br- Cl-। हम ये देखते हैं कि I- का स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है, स्टैंडर्ड सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नॉट रिडक्शन। एनायन का गलती से ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकल गया था बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल I- का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH- आयन की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से बहुत ज्यादा है। यानी ऑक्सीडेशन किसका होगा? I- का। OH- I- दोनों गए, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हुआ? I- का, क्योंकि I- का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, उसका डिस्चार्ज आसान है। अगर Br- OH- आयन है तो भी ऑक्सीडेशन किसका हुआ? Br- का। OH- आयन का नंबर नहीं आया, पानी के OH- का नंबर नहीं आया। इज इट क्लियर? अगर हम Cl- आयन ले लेते हैं, Cl- और OH- आयन, यहाँ पे बिल्कुल Cl- आयन पहले डिस्चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट अलग काम करता है। यहाँ कंसेप्ट काम करता है ओवर वोल्टेज, में बताऊंगी आपको, क्योंकि Cl- आयन के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और OH- आयन के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Cl- आयन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36 वोल्ट है, और OH- आयन का स्टैंडर्ड सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.36 वोल्ट है, और OH- आयन का 1.23 वोल्ट है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इज इट क्लियर? क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो पॉसिबिलिटी होती है OH- आयन के क्या होने की? ऑक्सीडाइज होने की। OH- आयन जब ऑक्सीडाइज होगा, देखिए OH- आयन जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिएक्शन होगी। OH- आयन जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिएक्शन होगी। OH- आयन क्या देगा भाई? ऑक्सीजन देगा। इज इट क्लियर? लेकिन क्लोराइड आयन का और OH- आयन सॉरी ऑक्सीजन गैस का ओवर वोल्टेज Cl- आयन से बहुत ज्यादा है। इस वजह से ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगी आगे, ठीक है?
कि Cl माइनस OH माइनस में तो होना चाहिए था OH माइनस आयन का ऑक्सीडेशन, लेकिन हुआ क्यों Cl माइनस का, वो कंसेप्ट याद रखिए, अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगी आपको, ओवर वोल्टेज की वजह से। अदरवाइज I माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, Br माइनस आयन का होगा, OH माइनस आयन का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH माइनस आयन के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से बहुत ज्यादा है। और अगर हम लोग नाइट्रेट आयन का सॉल्यूशन ले लेते हैं भाई, नाइट्रेट आयन, हम लोग सल्फेट आयन का ले लेते हैं और हम लोग फ्लोराइड आयन का ले लेते हैं। ध्यान रखिए, फ्लोराइड आयन, ये मैंने आपको सीक्वेंस लिख दिया है, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में उन सबको एक साथ लाके रख दिया है। नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, F माइनस, इन सब का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो लो होता है, लो होता है OH माइनस आयन से। यानी अगर एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, फ्लोराइड आयन लेंगे तो OH माइनस आयन की रिएक्शन होगी, OH माइनस आयन की रिएक्शन होगी, ठीक है, एनोड पर। नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन और OH माइनस आयन, F माइनस की रिएक्शन नहीं होगी। तो एनोड पर अगर इन एनायन का आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो एनोड पर ये आयन जो है रिएक्शन नहीं करेंगे, एनोड पर पानी का OH माइनस आयन रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। लेकिन अगर आपने आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन का एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो आप देखोगे कौन सी गैस रिलीज होगी, आयोडीन रिलीज होगी, ब्रोमीन रिलीज होगी, क्लोरीन रिलीज होगी, OH माइनस आयन का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इनका डिस्चार्ज जो है इजी है OH माइनस आयन से, और इनका डिस्चार्ज जो है डिफिकल्ट है, मोर डिस्चार्ज पोटेंशियल चाहिए देन कंपेयर टू OH माइनस आयन। समझ में आ गई ये बात? में थी तो थोड़ी सी मुश्किल, अगर नहीं आई तो एक बार और पीछे जाके रिवाइंड करके वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताई है कि कब पानी का H प्लस आयन रिडक्शन करेगा, मेटल आयन नहीं करेगा, और कब पानी का OH माइनस आयन ऑक्सीडेशन करेगा, एनायन नहीं करेगा। इज इट क्लियर? और कब एनायन करेगा और क्या नहीं करेगा, OH माइनस आयन नहीं करेगा। ओके, कैथोड पर SRP की वैल्यू और एनोड पर SOP की वैल्यू कंपेयर करके हम निकालते हैं कि किसका डिस्चार्ज इजी है और किसका डिस्चार्ज डिफिकल्ट है। ठीक है, चलिए तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसी के लिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम लोग एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो देखिए इसमें हमने एक्वस लिया है, मतलब मीडियम को चेंज कर दिया। अब बात आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। अगर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं दे रखा हो तो आप उसे कॉन्सेंट्रेटेड ही कंसीडर कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। नहीं दे रखा है तो कॉन्सेंट्रेटेड, अदरवाइज वो देगा कि डाइल्यूट है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड दे दिया तो भी कॉन्सेंट्रेटेड, और अगर नहीं दिया तो भी कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है बेटा ये, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड बाय प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। मतलब अब हमने मीडियम चेंज कर दिया, अब तक हम कर रहे थे मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। तो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही कैटायन है, एक ही टाइप का एक ही एनायन है, तो कोई कंपटीशन नहीं है। कैटायन जाके कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाएगा, एनायन जाके एनोड पे। जैसा कि अभी आप देखा कि अगर एक्वस सॉल्यूशन आ जाता है, एक्वस मतलब पानी आ जाता है, पानी के H प्लस और OH माइनस आयन आ जाते हैं, तो कैटायन के H प्लस, ठीक है, कैटायन और H प्लस में कंपटीशन हो जाता है कि डिस्चार्ज किसका होगा, और एनायन में पानी के OH माइनस आयन और इलेक्ट्रोलाइट का जो भी एनायन है उनमें कंपटीशन हो गया कि वे डिस्चार्ज कौन होगा, किसमें पावर ज्यादा है, कौन जाके डिस्चार्ज करेगा। तो जैसा आपने देखा, क्या कहा मैंने कि कैथोड पर जो रिडक्शन प्रोसेस है वो डिपेंड करती है उसके SRP वैल्यू पे, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जितनी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उस कैटायन का डिस्चार्ज क्या होगा, उतना ही आसान होगा, उतना ही इजी होगा, ठीक है। और जिस एनायन का SOP की वैल्यू यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उस आयन का डिस्चार्ज इजीली होगा, वो जाके पहले एनोड पर डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो अभी और अच्छे से आपके समझ में आएगा जब हम एग्जांपल करेंगे। एक्वस सोडियम क्लोराइड हमने ले लिया भाई, एक्वस सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या लिया बेटा हमने,
हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन द वाटर। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो है Na+ और Cl- आयन में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर जो है H+ और OH- आयन में। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं एनोड पर। भी एनोड पर कौन जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस में? एनोड पर हमेशा कौन जाता है? एनायन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एनायन है, Cl- आयन और OH- आयन। अब हु विल विन द रेस? कौन रेस विन करेगा? क्लोराइड आयन या OH- आयन? रेस विन करने का मतलब डिस्चार्ज किसका होगा? ठीक है, तो एनायन का देख, अभी ये थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, एनायन का डिस्चार्ज जो उसकी SOP वैल्यू पे डिसाइड करता है। जिस एनायन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका डिस्चार्ज उतना ही आसान होगा। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि अगर हम एनायन को OH- आयन की कंपैरिजन में रखें तो आयोडाइड आयन का डिस्चार्ज, ये आपके पास है डिस्चार्ज की वैल्यू, डिस्चार्ज। ठीक है, आयोडाइड आयन का डिस्चार्ज जो है आसान है, ब्रोमाइड आयन का उससे मुश्किल है, क्लोराइड आयन का उससे, लेकिन OH- आयन, हमें कंपैरिजन है OH- आयन, OH- आयन से I- Br- Cl- आयन, इनका डिस्चार्ज क्या है? आसान है। मतलब इनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? हाई है। क्लोराइड आयन की तो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो अब आप आते हैं क्लोराइड आयन और OH- आयन। हमने कहा कि किसका डिस्चार्ज आसान है? क्लोराइड आयन का। चलिए एक बार इनकी एसओपी की वैल्यू देख लेते हैं तो हमें ओवर वोल्टेज कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। देखिए, क्लोराइड आयन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। ओके, और इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है -1.36 वोल्ट। ठीक से देखिएगा, और जब OH- आयन का ऑक्सीडेशन होता है, OH- आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन गैस, और इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है -1.23 वोल्ट। देखिए, इनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू में तो कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इसका मतलब कि ये दोनों ही बराबर के कंपटीशन में हैं कि क्लोराइड आयन का भी डिस्चार्ज हो सकता है OH- आयन, बिकॉज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डज नॉट हैव मच वैल्यू डिफरेंस। तो अगर हम लोग इसे ही माने तो किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ज्यादा किसका है? OH- आयन का है, तो ऑक्सीडेशन OH- आयन का ही होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होनी चाहिए। लेकिन होती क्या है? होती क्लोरीन गैस। ठीक से सुना, क्लोरीन गैस। क्यों हुआ? मतलब ये एक्सेप्शनल केस, और किसी के केस में नहीं होता। आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, इनके लिए कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं है। इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है OH- आयन से बहुत ज्यादा है, इस वजह से इनका डिस्चार्ज आसान होता है। बट क्लोराइड आयन सिर्फ एक ऐसा आयन है जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होते हुए भी उसका डिस्चार्ज क्या होता है? OH- आयन से इजीली होता है। उसका रीजन है ओवर वोल्टेज। ये ओवर वोल्टेज क्या है? देखो कि दोनों इलेक्ट्रोड पे मेटल या फिर गैस इवॉल्व होती है, या तो इलेक्ट्रोड पे मेटल डिपॉजिट होगी या गैस इवॉल्व होगी, है ना? तो मेटल के डिपॉजिट के लिए उतना ही पोटेंशियल रिक्वायर्ड है जितना कि उसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जो भी वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों मैच करती हैं। यानी अगर मैं कहूं कि जिंक के रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू है -0.76 वोल्ट, इसका मतलब जिंक के डिस्चार्ज के लिए इतना ही पोटेंशियल रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन जहां गैसेस की बारी आती है, गैसेस की इवोल्यूशन की बारी, तो गैसेस की इवोल्यूशन के लिए जितना उसका थ्योरेटिकल वोल्टेज होता है, जितना उनके थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। That extra voltage required for the evolution of gases on the electrode is called as over voltage. उस एक्स्ट्रा वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है उसे क्या कहते हैं? ओवर वोल्टेज कहते हैं। वो हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन के लिए भी जरूरी है, ऑक्सीजन गैस के लिए भी, क्लोरीन गैस के लिए, सबके लिए चाहिए एक्स्ट्रा वोल्टेज। और हर गैसेस की इवोल्यूशन के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो व्हाट इज ओवर वोल्टेज? ओवर वोल्टेज का मतलब है, ओवर वोल्टेज का मतलब एक्स्ट्रा वोल्टेज, एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर
इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस के इवोल्यूशन के लिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसे हम क्या कहेंगे, और वोल्टेज कहेंगे। यहां पर जो और वोल्टेज OH माइनस आयन से ऑक्सीजन गैस रिलीज होने के लिए चाहिए वो बहुत ज्यादा है देन कंपेयर टू क्लोरीन गैस। इस वजह से, क्योंकि इसका और वोल्टेज देखो, इनकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू में तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, ठीक है, देन कंपेयर टू क्लोरीन। तो नेट voltage required for the evolution of chlorine gas is less than compared to release of oxygen gas। इसलिए OH माइनस आयन और क्लोराइड आयन की जब ऑक्सीडेशन की कंपटीशन की बारी आती है तो ऑक्सीडेशन क्लोराइड आयन का होता है, हालांकि उसका ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल थोड़ा सा कम है OH माइनस आयन से, फिर भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज जो चाहिए वो बहुत ज्यादा हाई ओवर वोल्टेज की वैल्यू। तो अगर इसमें हाई ओवर वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू अगर हम ऐड कर देंगे तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब नेट पोटेंशियल रिक्वायर्ड जो है डिस्चार्ज के लिए वो बढ़ जाएगा। तो इसके डिस्चार्ज पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल डिस्चार्ज के लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए और इसका कम चाहिए, इसलिए इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा और इसका डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसीलिए एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी भाई, अगर एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्लोरीन गैस इज इवॉल्व एट द एनोड, नॉट द ऑक्सीजन गैस। ओके बेटा, चलिए अब हम आते हैं कैथोड के बारे में। कैथोड पर क्या होता है, देखिए कैथोड पर आप बताइए कौन है कंपटीशन में, H+ और Na+। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि Na+, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीज आयन, ये 6 आयन तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बार बार इन्हीं आयन के सॉल्यूशन रिपीट होते हैं, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, और पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीज आयन। ये जो आयन ये दिखे इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल H+ आयन से क्या है, कम, इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H+ आयन से कम है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब डिस्चार्ज जो है वो क्या है, डिफिकल्ट है, क्योंकि कैथोड पर डिस्चार्ज किस पे डिपेंड करता है, जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी, एसआरपी की वैल्यू जिस कैटायन की ज्यादा होगी उसका डिस्चार्ज होगा पहले। तो ये जितने भी मेटल आयन मैंने लिखे हैं H+ से इस साइड, इन सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल H+ से कम है, इसीलिए रिडक्शन किसका होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी H+ का होगा। इज इट क्लियर? तो एक्वस सॉल्यूशन जब आप लोगे तो H+ का डिस्चार्ज होगा, इन आयंस की बारी नहीं आएगी, और आप देखोगे कैथोड पर कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर? तो आपको प्रोडक्ट समझ में आया कि एक्वस सोडियम क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पर निकलेगी क्लोरीन गैस और कैथोड पर, सॉरी एनोड पर यस क्लोरीन गैस और कैथोड पर क्या निकलेगी आपके पास, सोडियम H+ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा बताइए बेटा, सॉल्यूशन में कौन सी आयंस रहेंगे, सॉल्यूशन में आयंस Na+ भी, H+ भी हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में डिस्चार्ज होगा, Cl- आयन क्लोरीन गैस की फॉर्म में डिस्चार्ज हो गया, सॉल्यूशन में रह गए Na+ एंड OH- आयन। ओके, यानी सॉल्यूशन में बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एक्वस सोडियम क्लोराइड का अगर हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो सॉल्यूशन के पीएच पे क्या इफेक्ट हुआ, बताइए, प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया, इसका मतलब पीएच सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट सॉल्यूशन अल्कलाइन बन गया है। देखिए ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वस सॉल्यूशन की ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जिसमें वाटर का या तो सिर्फ H+ इन्वॉल्व है या फिर सिर्फ OH- आयन इन्वॉल्व है, दोनों में से अगर एक इन्वॉल्व है या तो H+ या फिर OH- आयन, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन का पीएच चेंज होगा। अगर वाटर इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब H+ भी वाटर का इन्वॉल्व नहीं और OH- आयन भी इन्वॉल्व नहीं, तो सॉल्यूशन का पीएच इफेक्ट नहीं होगा। अगर वाटर के H+ और OH- आयन दोनों ही इन्वॉल्व हैं तो भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर का या तो H+ इन्वॉल्व है या OH- आयन एक इन्वॉल्व है, तो डेफिनेट है कि उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच इफेक्ट होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पर H+ आयन डिस्चार्ज हो रहा है वाटर का, तो सॉल्यूशन कैसा बन रहा है बेटा, रिजल्टेंट अल्कलाइन बन रहा है, यानी सॉल्यूशन में बन रहा है NaOH,
और अगर अल्कलाइन बन रहा है तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन मेरा सुनिए। इसमें ये भी क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ के कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट हुआ? अगर एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो Na+ के आयन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ कॉन्सेंट्रेशन पे। Na+ जितना पहले था उतना अभी भी है, क्योंकि Na+ रिजल्टेंट सॉल्यूशन में एज इट इज है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो एक बार रिजल्टेंट रिएक्शन लिख दें, आपकी समझ में आ गई है, तो मैं रिजल्टेंट रिएक्शन लिख देती हूँ यहाँ पर। रिजल्टेंट रिएक्शन आपके पास ये हो जाएगी, अगर हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन का हमने किया इलेक्ट्रोलिसिस, सो व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म, दैट इज हाइड्रोजन गैस, इन्हीं को कंबाइन करके लिख रही हूं मैं, ये आपके पास एनोड की रिएक्शन, वो आपके पास कैथोड की, तो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड एट द कैथोड प्लस क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट द एनोड। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, एंड व्हाट इज रिमेन्ड इन द सॉल्यूशन, दैट इज द sodium hydroxide will remain in solution. Okay, this is the resultant equation for the electrolysis of aqueous sodium fluoride. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल एक नहीं, हमें बहुत सारे एग्जांपल लेने हैं, तभी आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस का कांसेप्ट क्लियर होगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं Na+, K+, Mg2+ इन आयन के एक्वस सॉल्यूशन का, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, हमें कैथोड पर ये मेटल कभी भी नहीं मिलेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इनके सॉल्यूशन को लेकर हम लोग इन मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल हमने, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर ब्रोमाइड सॉल्यूशन बाय प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। भाई अगर मैंने इलेक्ट्रोड का मटेरियल नहीं भी दिया तो आपको क्या कंसीडर करना है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ही कंसीडर करने हैं। तो बताइए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर ब्रोमाइड में क्या होगा, आपके पास कॉपर ब्रोमाइड है और पानी है। ठीक है, तो कॉपर ब्रोमाइड कौन कौन से आयन देगा, कॉपर आयन और ब्रोमाइड आयन, और पानी में कौन से आयन है पता ही है आपको, H+ और OH-। ठीक है, शुरू करें इलेक्ट्रोलिसिस। आयंस आपने देख लिए, तो इलेक्ट्रोलिसिस में पहले हम लेंगे एनायन की बारी। एनायन यानी एनायन कहाँ गए भाई, एनोड पर, कहाँ गए, एनोड पर। ठीक है, तो एनोड पर क्या होगा, देखिए एनोड के साइड एनायन जाएंगे और ऑक्सीडेशन होगा। अब हमारे पास एनायन है कौन कौन से, ब्रोमाइड आयन एंड OH- आयन। ठीक है, ये दो हैं। अब इन एनायंस में से किसका डिस्चार्ज होगा, तो अभी जो मैंने लिखवाया आपको इसको भूलना नहीं है आपको, I- का डिस्चार्ज आसान है, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, इन सब का डिस्चार्ज आसान है, किससे भाई, OH- आयन से। और फिर मैडम मुश्किल किसका है, नाइट्रेट आयन है, ठीक है, सल्फेट आयन है और फ्लोराइड आयन है, इनका डिस्चार्ज जो है OH- आयन से डिफिकल्ट है। ठीक है, यानी इनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है OH- आयन से ज्यादा है, और नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, फ्लोराइड आयन, इन सब की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू OH- आयन से कम है। तो वे दो एनायन रेस लगा रहे हैं, ब्रोमाइड आयन और OH- आयन, दोनों कंपटीशन करते हैं कि एनोड पर कौन डिस्चार्ज हो। भाई डिस्चार्ज वो होगा जो आसानी से हो सकता है, मतलब जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। एनायन में SO2 और कैटायन में SR2 कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बताइए किसका डिस्चार्ज आसान है, ब्रोमाइड आयन, क्योंकि SO2 की वैल्यू ब्रोमाइड आयन की OH- आयन से ज्यादा है, जो कि मैंने आपको पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में पढ़ा रखी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उससे मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो ब्रोमाइड आयन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन हो गया भाई, ब्रोमीन की ब्राउन कलर की वेपर्स निकलेंगी। ओके, ब्राउन वेपर्स इवॉल्व होंगी, ब्राउन कलर्ड वेपर्स आर इवॉल्व। अब हम आए हैं कैथोड पर रिडक्शन होगा,
अब एक्वियस सॉल्यूशन है तो कंपटीशन है, कैथोड पर रिडक्शन किसका होगा, Cu2 प्लस और H प्लस। आपको चार्ट दिख रहा होगा, Cu2 प्लस और H प्लस में किसका डिस्चार्ज आसान है, किसके SRP की वैल्यू ज्यादा है, कॉपर आयन। किसका रिडक्शन आसानी से होगा, कॉपर आयन का, यानी रिडक्शन होगा कॉपर आयन का, कॉपर आयन का। इज इट क्लियर? ये अब आपसे पूछे एक्वियस कॉपर ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो क्या सॉल्यूशन के पीएच में कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा ना ही तो एनोड पर और ना ही कैथोड पर कहीं पर भी पानी का H प्लस या OH माइनस आयन दोनों में से कोई भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब पीएच चेंज नहीं होगा सॉल्यूशन का, या तो दोनों इन्वॉल्व है या दोनों नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में पीएच चेंज नहीं होगा। तो आपके पास नेट रिएक्शन क्या मिलेगी, नेट रिएक्शन ये मिलेगी, एक्वियस कॉपर ब्रोमाइड सॉल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हमें वाटर एज इट इज मिला, वाटर का कुछ नहीं हुआ, कॉपर मेटल मिली कैथोड और ब्रोमीन वेपर्स मिली एट एनोड। ओके, दिस इज कैथोड एंड दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज एनोड। इसी तरह से अगर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं एक्वियस सॉल्यूशन बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड तो भी ऐसा ही होगा, सिल्वर आयन जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे और नाइट्रेट आयन और OH माइनस आयन में से किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, OH माइनस आयन का। ठीक है, नहीं सॉरी, यस OH माइनस आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आगे बात समझें, किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, नाइट्रेट आयन और OH माइनस में किसका ऑक्सीडेशन होगा, OH माइनस आयन का होगा, नाइट्रेट आयन का नहीं होगा। यानी आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है, एक एग्जांपल करके देखें, चलिए हम लोग लेते हैं कॉपर नाइट्रेट, उससे क्लियर हो जाएगा आपको कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, बाय यूजिंग या सिल्वर नाइट्रेट ले लो, सिल्वर नाइट्रेट बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। आई होप इतने एग्जांपल काफी है आपके लिए। सिल्वर नाइट्रेट बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। भाई सिल्वर नाइट्रेट में जल्दी से बताइए, सिल्वर नाइट्रेट है और पानी है, आप Ag प्लस और नाइट्रेट है, ओके, और वाटर। अब कैथोड पर मैं यहीं से बता देती हूँ आपको, कैथोड पर किसका रिडक्शन होगा, Ag प्लस का, और एनोड पर OH माइनस आयन का ऑक्सीडेशन होगा। यानी आपके पास बैलेंस करके लिख लोगे आप, बहुत सारी रिएक्शन हमने लिखी, रिजल्टेंट रिएक्शन ये होगी सिल्वर नाइट्रेट का, अगर पानी एक्वियस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो सिल्वर मेटल कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगी, और OH माइनस आयन मतलब ऑक्सीजन गैस कहां पर मिलेगी आपको, ऑक्सीजन गैस एनोड पर मिलेगी, बैलेंस कर लीजिएगा। और सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, भाई सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन और H प्लस आयन, तो सॉल्यूशन में बन गया नाइट्रिक एसिड। तो क्या पीएच पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। क्या होगा भाई, पीएच क्या होगा, पीएच एसिड बना तो पीएच डिक्रीज होगा। ठीक है, और वहां पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था मतलब बेस बना है, बेस बना है तो क्या हो जाएगा, पीएच इंक्रीज हो जाएगा, एसिड बना है तो पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वहां शायद मैंने आपको एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बोल दिया तो ये कहा था कि पीएच देखो, आप इतना तो पता है अल्कली बन रहा है, अल्कली बन रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है, बेसिक हो रहा है मतलब पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यहाँ एसिड बन रहा है, एसिड बन रहा है इसका मतलब पीएच क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो चलिए आगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अब हम आते हैं कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा मीडियम का क्या इफेक्ट होता है, हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिए, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, दुनिया भर के, ठीक है, एक्वस सोडियम क्लोराइड ले लिया। अब हम देते हैं अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें तो इलेक्ट्रोलाइट का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे क्या इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। भाई अगर नहीं भी कहा है मैंने, नहीं भी कहा है तो कौन से इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम ही है, इनर्ट मटेरियल की है। डाइल्यूट का अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है तो बार बार मैं कह रही हूं क्या कंसीडर करना, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड,
और अगर उसे कह दिया डाइल्यूट तो डाइल्यूट ही लेना पड़ेगा। अब डाइल्यूट में क्या होगा, फिर आपको मैडम डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड ही तो है, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, और एक्वस में क्या है, वाटर और H प्लस आयन। तो क्या चेंज होने वाला है, होने वाला है अभी देखिए क्या है, कैथोड पर कुछ चेंज नहीं होगा। बताइए कैथोड पर क्या होगा, H प्लस आयन और Na प्लस आयन, इनमें से कौन डिस्चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ वाटर डाइल्यूट है तो वाटर एक्सेस में है, वाटर एक्सेस में है तो H प्लस आयन एक्सेस में है और OH माइनस आयन एक्सेस में। ओके, तो Na प्लस और H प्लस में तो वैसे भी कौन सा किसका डिस्चार्ज होना था, फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल के हिसाब से भी किसका डिस्चार्ज होना था, H प्लस का ही होना था, हाइड्रोजन गैस का डिस्चार्ज होना था, हाइड्रोजन गैस निकलने की। एनोड पे फर्क पड़ेगा, एनोड पर अभी हमने कहा था सिर्फ अगर क्लोराइड आयन और OH माइनस आयन लेते हैं तो डिस्चार्ज Cl माइनस आयन का होता है, लेकिन अगर OH माइनस आयन एक्सिस में है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा है कि आयन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे भी तो डिपेंड करती है। जितना आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब इसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी। और किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, OH माइनस आयन का, Cl माइनस आयन का नहीं होगा। नर्स इक्वेशन अगर किसी ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट बेटा पहले आप लोग पहले की वीडियोस देखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया है और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने नर्स इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सब कुछ डिस्कस किया है। जब आप सारी वीडियोस देखोगे तभी आपको इंटरेस्ट आएगा कि ये सब क्या हो रहा है, नहीं तो पहले क्या अगर आपको कुछ नहीं आता तो इतनी अच्छे से क्लेरिफाई नहीं होगा टॉपिक। ठीक है, तो क्लोराइड आयन और OH माइनस आयन में अब OH माइनस आयन एक्सेस में है, सिनेरियो बदल गया है यहाँ पर, OH माइनस आयन एक्सेस में है। OH माइनस आयन एक्सेस में होने के कारण इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है भी, इसका डिस्चार्ज आसान है। फिर OH माइनस आयन बहुत ज्यादा है, आप बहुत भारी संख्या में है, जब भारी संख्या में है तो डेफिनेट है यही अटैक करेंगे एनोड पे, मतलब इसका डिस्चार्ज आसान होगा। इज इट क्लियर, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका डिस्चार्ज आसान है। तो OH माइनस आयन जो है वो आप क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा, बोलिए क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस। ये याद रखिएगा, अगला जो टॉपिक है हमारा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में भी काम आएगा। अगर 2 मोल ऑफ OH आयन का डिस्चार्ज होता है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर यानी हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होने के लिए हाउ मच चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, दैट इज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है तो कितना चार्ज चाहिए हमें, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, वहां पर भी इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर भी याद रखिएगा कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व होने के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए। इज इट क्लियर, तो अब रिएक्शन क्या हुई बताइए, नेट रिएक्शन क्या हुई, नेट रिएक्शन ये हुई कि सोडियम क्लोराइड पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा और इलेक्ट्रोलिसिस किसका हो गया, पानी का हो गया। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकला, ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकली। सॉल्यूशन के पीएच में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पानी का H प्लस और OH माइनस आयन दोनों ही रिएक्शन में इन्वॉल्व है। सोडियम क्लोराइड एज इट इज रह जाएगा। इज इट क्लियर, तो सोडियम क्लोराइड का रोल क्या था, सोडियम क्लोराइड ने पानी को क्या बनाया, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाया, पानी को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाया, क्योंकि बिना इस इलेक्ट्रोलाइट के ये पानी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड द वाटर बिकम्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड द वाटर बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द electrolysis of water takes place to evolve hydrogen gas at cathode and oxygen gas at anode। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम लेते हैं अगर हम नेचर ऑफ मटेरियल चेंज कर दें। ठीक है, तो लास्ट आपने देख लिया कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट देखा। ठीक है, आपने देखा मीडियम चेंज कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बस अब एक पार्ट और बच गया आपके पास, नेचर ऑफ मटेरियल। मैंने आपको बताया है, देखिए पहले कि मटेरियल 2 टाइप के होते हैं, एक तो इनर्ट मटेरियल। अगर मटेरियल की बात ही ना करो इलेक्ट्रोड की तो इनर्ट मटेरियल प्लैटिनम है, ग्रेफाइट इनर्ट मटेरियल है। लेकिन अगर मटेरियल की बात की, मैंने कहा कि मटेरियल जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक का बना हुआ है, या हम कहते हैं कॉपर का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, एक्टिव मेटल का बना हुआ है।
तो अब उस इलेक्ट्रोड की मटेरियल का भी पार्टिसिपेशन होगा इलेक्ट्रोलिसिस में। देखिए कैसे होगा, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है क्या, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल on the product of electrolysis, on the product of electrolysis, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट पर नेचर ऑफ मटेरियल का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इनएक्टिव मटेरियल तो कोई इफेक्ट नहीं है ही, क्योंकि इनएक्टिव मटेरियल तो किसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। एक्टिव मटेरियल लेते हैं कॉपर, जिंक, सिल्वर, इनके इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट by using कॉपर इलेक्ट्रोड। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, कॉपर इलेक्ट्रोड। एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो, इलेक्ट्रोड भी किसके ले रहे हो, कॉपर के ले रहे हो। ठीक है, तो राज भी कॉपर का ही रहेगा, है ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोड भी कॉपर के, एनोड भी कॉपर का, कैथोड भी कॉपर का। तो देखिए किस तरह से होगा आपके पास, अगर हम लोग, ये आपके पास है क्या, एक्वस कॉपर सल्फेट, और ये इलेक्ट्रोड है आपके पास कॉपर के। ठीक है, मेजोरिटी में है भाई, एनोड भी कॉपर और कैथोड भी कॉपर। ये आपके पास क्या है, एनोड, और ये है आपके पास कैथोड। ठीक है, कैथोड, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है, और वाटर है। वाटर है मतलब H प्लस आयन है, OH माइनस आयन, ये सब है। ठीक है, अब आई बात क्या, एनोड की। सबसे पहले एनोड की बात करें, आपको एनोड पर कौन जाएगा, ठीक से सुनना, एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर सल्फेट आयन जाएंगे और OH माइनस आयन। जैसे कि मैंने अभी पहले चार्ट में बता दिया था आपको कि सल्फेट आयन और OH माइनस आयन में से तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, OH माइनस आयन। सल्फेट आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, बोलिए, ज्यादा है। सल्फेट आयन का SOP की वैल्यू क्या है, कम है। OH माइनस आयन की SOP की वैल्यू ज्यादा है। तो SOP क्योंकि इसकी ज्यादा, इसलिए इसका डिस्चार्ज आसान है, तो OH माइनस आयन का डिस्चार्ज होगा। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, यहाँ पर एनोड का कॉपर भी पार्टिसिपेट करेगा। एनोड कहेगा मैं भी तो हूं, मैं भी एक्टिव हूं, भी ऑक्सीडेशन। अब मेरे साथ कंपेयर करो तुम कि ऑक्सीडेशन सल्फेट आयन का होना है, OH माइनस आयन का या कॉपर का। इज इट क्लियर, आप देखोगे ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर का होगा। क्यों भाई, ऑक्सीडेशन कॉपर का क्यों होगा, बिकॉज कॉपर हैज मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन देन कंपेयर टू सल्फेट आयन और OH माइनस आयन, क्योंकि कॉपर के SOP की वैल्यू इनके SOP की वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। इज इट क्लियर, क्योंकि कॉपर के SOP की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये मटेरियल इनएक्टिव नहीं है, अब ये एनोड कहता है मेरे साथ भी कंपटीशन करो। एनोड का मटेरियल भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है, कि अब ये भी कंपटीशन में खड़ा हो गया। तो ऑक्सीडेशन जो है वो कॉपर का होगा, क्योंकि कॉपर के SOP की वैल्यू इन दोनों से ज्यादा है। तो आपके पास एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, किसका, कॉपर का। तो एनोड से आप देखोगे, एनोड से कॉपर आयन निकल के सॉल्यूशन में आने लग गए। ठीक है, अब बात आई किसकी, कैथोड की। चलिए अब हम कैथोड पे पहुंचते हैं। तो कैथोड पर कैटायन है, कैटायन कौन कौन से हैं बताइए, कैथोड पे कैटायन जाएंगे। कैटायन आप कहोगे कॉपर आयन और H प्लस आयन, नहीं कॉपर सल्फेट है, यस, कॉपर आयन एंड H प्लस आयन। इज इट क्लियर, कॉपर आयन और H प्लस आयन। अभी आपने देखा था कि डिस्चार्ज किसका होगा, डिस्चार्ज होगा कॉपर आयन का। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इसके SRP की वैल्यू H प्लस से ज्यादा है, तो कॉपर आयन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। इज इट क्लियर, ठीक है, यानी कॉपर का ही ऑक्सीडेशन और कॉपर का ही रिडक्शन।
इसका मतलब आप देखोगे एनोड जो है वो धीरे 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 थिन होता जाएगा। जितना कॉपर कॉपर आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा वो सारा कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होगा। इज इट क्लियर? एनोड से कॉपर मेटल डिसॉल्व होगा, कैथोड पर डिपॉजिट होगा। यही जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में यूज होती है। वहां पर हम लोग एनोड लेते हैं इम्प्योर मेटल का, कैथोड लेते हैं प्योर मेटल की। एनोड से जो प्योर मेटल है वो सॉल्यूशन में निकल के जाती है प्योर मेटल के आयन, और कैथोड पे वही डिपॉजिट हो जाते हैं और इम्प्योरिटी सॉल्यूशन में रह जाती है। इज इट क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड बाय यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। किसके इलेक्ट्रोड? सिल्वर के इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ठीक है। एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया और हमने इलेक्ट्रोड किसके ले लिए? सिल्वर के लिए। तो देखिए क्या होगा। तो अब आपके पास पानी सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में Na+ Cl-, अरे एक्वस है, भूल क्यों जाते हो? एक्वस है तो H+ आयन और OH- आयन भी है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड सिल्वर के हैं, इसे मत भूलना। तो सबसे पहले हम प्रोसेस एनोड की लिखेंगे। एनोड पर आप कहोगे Cl- आयन OH- आयन। मैडम पहले वाली बात है, डिस्चार्ज Cl- आयन का होगा नहीं। Cl- आयन OH- आयन के साथ एक और आया कंपटीशन में सिल्वर। सिल्वर एक्टिव मेटल है, ओके। सिल्वर जो है एक्टिव इलेक्ट्रोड है। अब कहता अब आइए, अब एक में नहीं तीन, दो में नहीं तीन में कंपटीशन होगा कि किसका डिस्चार्ज होगा। एसओपी की वैल्यू किसकी ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा है। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो एसओपी की वैल्यू एजी की ज्यादा है। ऑक्सीडेशन जो है सिल्वर का आसानी से होता है देन कंपेयर टू सिल्वर आयन, क्लोराइड आयन एंड OH- आयन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा किसका? सिल्वर का। इज इट क्लियर? और कैथोड की बारी आई तो कैथोड पर रिडक्शन में आप कहोगे मैडम कैटायन जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। Na+ और H+ नहीं, Na+ H+ क्यों? आप सॉल्यूशन में Ag+ भी तो आ गया, एनोड से निकलकर Ag+ किस में आ गया? सॉल्यूशन में आ गया। तो अब तीन कैटायन में कंपटीशन होगा, Na+, H+, Ag+। अभी आपको लिस्ट लिखवाई थी, आप देख लीजिए कि किसका डिस्चार्ज आसान है, किसके एसओपी की वैल्यू ज्यादा है, Ag+ की ज्यादा है। यानी रिडक्शन भी किसका होगा? Ag+ का होगा। इसका मतलब अगर हम सिल्वर के इलेक्ट्रोड लेते हैं तो ऑक्सीडेशन भी सिल्वर का, रिडक्शन भी सिल्वर का। सोडियम क्लोराइड का कोई रोल नहीं है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में एज इट इज रहेगा, पानी एज इट इज रहेगा। एनोड से सिल्वर मेटल धीरे धीरे डिसॉल्व होगी और कैथोड पर क्या हो जाएगी? डिपॉजिट हो जाएगी। यानी एक्टिव मटेरियल के जब हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं तो एक्टिव मटेरियल का भी इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आईआईटी के एग्जाम में आया हुआ है बेटा, एक्वस सोडियम क्लोराइड बाय यूजिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किसका ले लिया हम लोगों ने? मर्क्यूरी का ले लिया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आईआईटी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल था, उसकी प्रोडक्ट पूछे थे आपसे, क्या प्रोडक्ट बनेगा। उसमें जब हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस आईआईटी के, उसमें डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल इस पे। लेकिन पहले आप इसके कंसेप्ट को समझिए। एक्वस सोडियम क्लोराइड है, भी एक्वस सोडियम क्लोराइड है तो देन सेम थिंग, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, वाटर, H+ आयन एंड OH- आयन। सीधा नाउ एनोड पर क्या होगा? बाय यूजिंग मर्क्यूरी एज, देखिए उसने क्या लिखा, मर्क्यूरी एज कैथोड। सोडियम, ये क्वेश्चन है, सोडियम एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करें मर्क्यूरी एज कैथोड। एनोड की तो बात ही नहीं की, एनोड किसका बना हुआ है, उसने कहा मर्क्यूरी कैथोड का है। आप कहोगे एनोड भी मर्क्यूरी का होगा, क्योंकि अब तक क्या देता था? इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ सिल्वर, कॉपर इलेक्ट्रोड। जब उसे ये कह दिया कॉपर इलेक्ट्रोड मींस बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, सिल्वर इलेक्ट्रोड मींस बोथ द इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ सिल्वर। बट यहां पर स्पेशली मेंशन किया है कि कैथोड का ही मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का सॉरी कैथोड है, एनोड नहीं है। जब उसने एनोड की बात नहीं बताई कि एनोड किसका है, तो आप बताइए। अगर वो ये नहीं कहता एनोड किसका है तो एनोड किसका है? प्लेटिनम का है, इनर्ट मटेरियल का है। इज इट क्लियर? तो एनोड पर तो
वही प्रोसेस होगी जो पहले हुई थी, Cl माइनस आयन OH माइनस आयन दोनों जाएंगे, और किसका डिस्चार्ज आसान है, Cl माइनस आयन का, यानी एनोड पर तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। कैथोड पर क्या है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एक्सेप्शनल केस है। इज इट क्लियर? आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है इस पे कि कैथोड पर क्या होगा। भी कैथोड पर Na+ और H+ जाएंगे, लेकिन कैथोड किसका बना हुआ है, मरक्यूरी का बना हुआ है, Na+ एंड H+, और मरक्यूरी इलेक्ट्रोड बिकॉज सोडियम हैव हाई सोल्यूबिलिटी, सोडियम की सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा है मरक्यूरी में, सोडियम जो है वो जल्दी से मरक्यूरी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, और डिसोल्यूशन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, और आपको पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, तो डेफिनेट है H+ मरक्यूरी पे नहीं जाएगा, H+ डिसॉल्व नहीं होता मरक्यूरी में, Na+ डिसॉल्व होता है मरक्यूरी में, तो Na+ जो है वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज होके सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल फिर मरक्यूरी इसको खा जाएगा, मरक्यूरी जो है वो सोडियम मेटल को खा जाएगा, मरक्यूरी गायब हो जाएगा, क्योंकि क्या बन जाएगा, मरक्यूरी सोडियम के साथ रिएक्शन करके मरक्यूरी क्या बना लेगा, अमालगम बना लेगा, सोडियम अमालगम बना लेगा, सोडियम अमालगम NaHG बना लेगा। इज इट क्लियर? यस और नो? इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि कैथोड अगर मरक्यूरी का बना हो तो मेटल जो है वो मरक्यूरी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और मेटल क्या बना लेता है उनका, मरक्यूरी क्या बना लेता है, अमालगम बना लेता है, तो वहां पर H+ का रिडक्शन नहीं होगा, Na+ का होगा, रीजन बिकॉज Na+ हैव हाई सोल्यूबिलिटी। ओके, सो दिस वाज द एक्सेप्शनल केस। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट में किस किस का इफेक्ट है। ये लेक्चर बहुत बड़ा था, आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप पूरे इंटरेस्ट से इसको सुनो और इसके नोट्स बनाओ, अपने जो हैंडमेड नोट्स होते हैं उनका मुकाबला और कोई चीजें नहीं कर सकती। और इससे पहले भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैंने जितनी वीडियोस डाली हैं आप उन्हें जरूर सुनिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट आपके बहुत बूस्ट होंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल का नाम एज यू नो केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड, and myself Manju Bala Yadav. Okay, students, now today's lecture we are ending with this. All the best.